morning everyone, this is Kirti Tiwari and in this video we are going to discuss practice paper 7 from Dr. Ranjit Singh. So guys, if you are preparing for TGT, PGT and NVS, KVS and visiting first time on my channel, so please subscribe it so that you may get all the videos of the series, because this series is very beneficial for all state TGT exams. So now start the practice paper 7 without wasting any time. देखिए प्रैक्टिस पेपर 7 का जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है. देखिए, हु रोट consecutively 6 general paper on Paradise Lost and 12 individual papers on the 12 books of the epic. यानी किसने 6 जनरल पेपर्स लिखे हैं पैराडाइज लॉस्ट पर और 12 पेपर इंडिविजुअल लिखे हैं पैराडाइज लॉस्ट की 12 बुक्स के ऊपर. सो द राइट आंसर विल बी बी, जोसेफ एडिशन. इन्होंने 6 जनरल पेपर्स लिखे एंड 12 इंडिविजुअल पेपर्स लिखे हैं पैराडाइज लॉस्ट, जो कि एक महान एपिक है बाय महान पोइट जॉन मिल्टन के द्वारा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. हु मेड ए डेरोगेटरी कमेंट दैट पैराडाइज लॉस्ट कुड नॉट बी कॉल्ड ए ट्रू हीरोइक पोएम. एक डेरोगेटरी कमेंट किसके द्वारा है पैराडाइज लॉस्ट पर कि इसे एक ट्रू हीरोइक पोएम नहीं माना जा सकता. जोसेफ एडिसन का है ये भी. सो द राइट आंसर विल बी बी, जोसेफ एडिसन. एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. हु रिमार्क मिल्टन नेवर लर्न द आर्ट ऑफ डूइंग लिटिल थिंग्स विद ग्रेस, ही ओवरलुक द माइल्डर एक्सीलेंस ऑफ suavity and softness. He was a lion that he had no skill in dandling the kid. So ये जो लाइन है बहुत फेमस लाइन, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये डॉक्टर जॉनसन ने लिखी है, जिनका एक बहुत ज़्यादा फेमस वर्क है लाइफ ऑफ पोइट्स. इसमें उन्होंने ये कमेंट किया है मिल्टन के ऊपर. सो द राइट आंसर विल बी डी ए, डॉक्टर जॉनसन. एंड नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4. The Hull expedition, the eradication of the slave trade in Central Africa on the borders of Congo and in utter futility, and brings an inglorious end to Baton's coolie labor scheme and disappointment to elderly and stand forth. सो जो एबव इवेंट है ये किस प्ले से यहाँ ली गई है? सो द फॉरेस्ट. सो द राइट आंसर विल बी डी, फॉरेस्ट प्ले से ये ली गई है जो इंसिडेंट है, और ये जो प्ले है ये गाल्सवर्दी का प्ले है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5. एनी रॉबर्ट इन स्टाइफ डाइज ऑफ. एनी रॉबर्ट स्टाइफ प्ले में किसके कारण उनकी डेथ हो जाती है? ये स्टाइफ एक प्ले है गाल्सवर्दी का, जो कि बेस्ड है लेबर वर्ग और जो मालिक वर्ग के झगड़े के ऊपर, जिसमें कि एनी रॉबर्ट एक करेक्टर है, किरदार है, उसकी डेथ हो जाती है. तो किसकी वजह से उसकी डेथ होती है? सो हंगर एंड कोल्ड, भूख की वजह से और सर्दी की वजह से. एक्चुअली ये धरना प्रदर्शन कर रहे होते हैं जो फैक्ट्री का मालिक है उसके खिलाफ. वहाँ क्या है, उसको ठंड लग जाती है और वो कई दिनों से खाना नहीं खाती हैं, तो इस वजह से इसकी डेथ हो जाती है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6. F.W. Batson regards this work as concealed autobiography of Wordsworth. To him, the hero who is betrayed into a great act of cruelty and crime is Wordsworth himself, and the crime of which the poet was. ठीक है, तो F.W. Batson ने इस वर्क को क्या माना है? कंसील्ड ऑटोबायोग्राफी माना है. वर्ड्सवर्थ के एक वर्क को कंसील्ड ऑटोबायोग्राफी माना है. तो उनके कौन से वर्क में उन्होंने माना है इसे? कौन से वर्क को, है ना? तो देखिए, कॉन्सियस वाज द एबंजनमेंट ऑफ हिज फ्रेंच मिस्ट्रेस एनेटी. द वर्क इज, तो कौन सा वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का जिसे कंसील्ड ऑटोबायोग्राफी माना है? ठीक है, सो द बॉर्डर्स. आपका ए करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7. इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ राइट ऑफ दिस लाइफ? He enjoyed community of agriculturists, shepherds, cultivators of lands thus. है ना? कौन सी किस वर्क में उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में लिखा है ये सारी चीज़ें? जैसे ये ऑल स्टूड दस फोर अपॉन इक्वल ग्राउंड दैट वी आर बॉर्डर्स और इन ऑनर एज ऑन वन कम्युनिटी स्कॉलर्स एंड जेंटलमैन. सो द फेमस वर्क है उनका द प्रील्यूड. इसमें उन्होंने, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसमें उन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी हैं. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8.
हु हैज़ रिटन द फॉलोइंग लाइन्स, ये जो फॉलोइंग लाइन्स हैं ये किसने लिखी हैं। एंड एवर ऑल टू मेक दीज इंसिडेंट एंड सिचुएशन इंटरेस्टिंग बाई ट्रेसिंग इन दैम truly though not ostensibly the primarily laws of our nature, chiefly as far as regard the manner in which we associate ideas in a state of excitement. So the right answer will be A. S.T. Collar is in Biographia Literaria में ये लाइन्स उन्होंने लिखी हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, हु राइट दस, कौन लिखता है। इट वॉज वर्ड्सवर्थ एम एज अ पोइट टू सीक फॉर ब्यूटी इन मिडो वुडलैंड एंड माउंटेन टॉप एंड टू इंटरप्रेट द ब्यूटी इन स्पिरिचुअल टर्म। कौन ऐसे कमेंट करता है। सो कॉम्पटन रिकेट का कमेंट ये रहा है। सो द राइट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ गिव्स एडवाइस नॉट टू स्टडी सो लेट बट गेट अप अर्ली, यानी कौन सी पोएम में वर्ड्सवर्थ हमें एडवाइस देते हैं, एडवाइस करते हैं वो कि ज़्यादा देर स्टडी करनी नहीं चाहिए बल्कि क्या करना चाहिए, गेट अप अर्ली एंड क्लाइम द हिल डेली, और हिल पर चढ़ना चाहिए एंड जॉइन टू इन द हंट ऑफ द रेड डियर, टेक करेज एंड विदड्रॉ योर सेल्फ फ्रॉम वेज दैट रन नॉट पैरल टू नेचर्स अकोर्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्ड्सवर्थ वॉज अ लवर ऑफ नेचर एंड वेरी क्लोज टू नेचर, तो इसी तरह की एडवाइस हमें देते रहते हैं अपने वर्क्स के थ्रू। सो ये जो लाइन्स हैं ये ली गई हैं द एक्सक्यूरिसन से, उसमें इन्होंने ये लाइन्स लिखी हैं। तो सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 11, हु पेड द ट्रिब्यूट टू शेक्सपियर इन द वर्ड्स, कौन श्रद्धांजलि अर्पित करता है शेक्सपियर को इन वर्ड्स में। रिनाउंड स्पेंसर लाई थॉट मोर नाय टू लर्न चौसर एंड रेयर Beaumont lie a little nearer Spenser to make room for Shakespeare in your fold tom। सो जो ये श्रद्धांजलि अर्पित की है बेन जॉनसन ने उन्हें की है। एक्चुअली बेन जॉनसन ने शेक्सपियर के ऊपर एक एलजी लिखी मिस्टर विलियम शेक्सपियर करके, जिसमें उन्होंने ये जो लाइन्स हैं ये शेक्सपियर को अर्पित की हैं। सो ये आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, अ पोइम टेलिंग द स्टोरी ऑफ द लीडर, ठीक है, द ऑफ द होल कम्युनिटी, है ना, रिटिन इन अ नैरेटिव फॉर्म एंड लॉफ्टी स्टाइल इज कॉल्ड। तो ये आप समझ गए, जो पोइम होती है स्टोरी बखान करती है एक लीडर की जो पूरी कम्युनिटी को का प्रतिनिधित्व करता है और एक नैरेटिव फॉर्म में वो होती है, लॉफ्टी स्टाइल होती है, जिसे कहा जाता है एपिक। सो द राइट आंसर विल बी एन एपिक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, चूज द नेम ऑफ द रोमन एम्परर हु कॉन्क्वर्ड इंग्लैंड इन 43 AD, यानी 43 AD में इंग्लैंड को जीतने वाला रोमन एम्परर, रोमन सम्राट कौन था, उसका नाम आपको सेलेक्ट करना है। सो द राइट आंसर विल बी क्लॉडियस। आज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, TGT 13 में भी ये आया हुआ था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, द फर्स्ट इंडियन ऑथर टू विन द प्रेस्टिजियस पुलिट्जर प्राइज इन USA वॉज, ठीक है, कौन है फर्स्ट इंडियन ऑथर कौन रहा है जिसे प्रेस्टीजियस जो सम्मानित पुलिट्जर प्राइज है USA में मिला। सो झुम्पा लहरी। सो द राइट आंसर विल बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज कॉमेडिया डेल आर्टे, कॉमेडिया डेल आर्टे क्या है, ये एक लैटिन वर्ड है, यानी फॉरेन एक्सप्रेशन है, जिसका मतलब होता है ए फॉर्म ऑफ कॉमिक ड्रामा डेवलप अबाउट द मिड 16th सेंचुरी बाय गिल्ड्स ऑफ प्रोफेशनल इटालियन एक्टर्स, ठीक है। सो द राइट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द कंप्लीट टाइटल ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी ऑथेलो, ऑथेलो का कंप्लीट टाइटल क्या है। सो द ट्रेजेडी ऑफ ऑथेलो द मूर ऑफ वेनिस, ये आपको इसका कंप्लीट टाइटल हो जाएगा। सो द राइट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी ऑथेलो इज बिलीव टू हैव बीन रिटन इन, कब ये लिखी गई, ऐसा 1603 के आसपास ये लिखी गई। 1603, कहीं कहीं इसकी डेट 1604 भी मिल जाती है, बट इस बुक के अकॉर्डिंग 1603 ही है। सो द राइट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे 1603। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी ऑथेलो इज बेस्ड ऑन, ये किस पर बेस्ड है। सो द स्टोरी अन कैपिटेनो मोरो बाई सिंथियो। सो द राइट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी ऑथेलो डील्स विद द थीम्स, इसकी जो थीम है वो क्या है। सो रेसिज्म, लव, जेलसी, बिट्रेयल, रिवेंज एंड रिपेंटेंस, ये सारी चीज़ें इसकी थीम्स हैं। सो ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, हु इज डेस्डीमोनाज फादर, डेस्डीमोना के फादर कौन है। सो ब्रेबेंसियो उसके फादर हैं। सो द राइट आंसर विल बी सी।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इयागो एंड एमेलिया, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। सो एवरीबडी नोज हस्बैंड एंड वाइफ हैं, सो द बी आंसर इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22, विच करेक्टर्स स्पीच डिस्टॉर्ट एंड फ्रेश शैडो द मेन प्लॉट, किसकी स्पीच डिस्टॉर्ट एंड फ्रेश शैडो करती है मैन प्लेट को। सो द क्लोन, सो द राइट आंसर विल बी ए। एंड नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23, वाई डज रोड्रिगो एग्री टू किल कैसियो, वाई एग्री हो जाता है रोड्रिगो कैशियो को मारने के लिए, बिकॉज ही थिंक्स इट विल हेल्प हिज चांस विद डेस्डिमोना। सो द राइट आंसर विल बी डी। उसे ऐसा लगता है कि वो ऐसा करेगा तो शायद, मतलब एक्चुअली आपको पता ही है, इयागो द विलेन ऑफ द ट्रेजेडी, वो उसे भड़काता रहता है कि अभी भी कोई देर नहीं हुई है, शादी होगी तो क्या हुआ, अभी भी डेस्डिमोना तुम्हारी हो जाएगी, तुम बस मैं जो कह रहा हूँ वो करते रहो। तो बस वो उसके कहने के अकॉर्डिंग चलता रहता है। तो वो उससे कहता है तुम कैसियो को मार दो, तो वो उसे मारने के लिए भी रेडी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ उसे बस डेस्डिमोना को से मतलब है, क्योंकि वो उससे प्यार करता है एंड वो अभी भी उसको फाइंड बैक, मतलब उसको वापस चाहता है कि वो मुझे अभी भी मिल सकती है। सो द राइट आंसर विल बी डी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 24, ठीक है। हाउ डज इयागो फील अबाउट कैसियो, जो इयागो है कैशियो के लिए क्या फील करता है। सो अच्छा फील नहीं करता है, बहुत उसकी जगह उसका प्रमोशन कर देता है ओथेलो, सो वो उससे ज्वेलसी फील करता है। सो ही एनवीज कैसियो एंड पोजीशन इन ओथेलो इज आर्मी। सो ये आपका करेक्ट हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25, विच आइलैंड आर द टर्क्स मूविंग टू अटैक, कौन से आइलैंड पर जो टर्क्स हैं वो अटैक कर देते हैं। सो द आइलैंड का नाम है साइप्रस, जहाँ फिर ओथेलो आता है डिफेंस में। सो द राइट आंसर विल बी डी, साइप्रस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26, who criticized Milton's Lycidas in the words, in this poem there is no nature for there is no truth, there is no art for there is nothing new। ठीक है, तो मतलब इसको बहुत बुरी तरह क्रिटिसाइज़ किया है डॉक्टर जॉनसन ने। उनको लिसिडस है उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उन्हें कई बार इसको क्रिटिसाइज़ किया है। सो द राइट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27, इन गाल्सवर्दी प्ले ओल्ड इंग्लिश, गाल्सवर्दी का प्ले है ओल्ड इंग्लिश, हुज मोटो आर टॉजर्स डेल ऑड्स ऑडेस, है ना। जो टॉजर्स डेल ऑडेस है, इसका मतलब है बी ऑडेसियस ऑलवेज, यानी क्या रहो, हमेशा साहसी रहो, हमेशा साहस से भरे रहो। ये एक इटालियन वर्ड है, यानी फॉरेन एक्सप्रेशन है। इसका जो हिंदी मतलब इंग्लिश मतलब ये हो गया। एंड वेस्टिजिया न्यूला रेस्ट्रो सम, सो नो बैकवर्ड स्टेप, और अगर एक बार आगे बढ़ने का अगर आपने साहस जुटा लिया तो कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। सो ये जो मोटो है, ये किसका मोटो है। सो द सिल्वेनस हेथ्रोप, ये जो करेक्टर है इस प्ले का ओल्ड इंग्लिश का, उसका ये मोटो है। मतलब कहने का ये है कि मतलब आपको अगर जीवन जीना है तो एक बोल्ड मैन की तरह आपको होना चाहिए, और आप कोई भी एक्शन कर रहे हैं तो आपको फिर उससे पीछे हटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28, in the following lines, Wordsworth speak of democratic ideals and his concern for humanity. So, and finally, as some and crown of all should see the people having a strong hand in farming their own laws, whence better days to all mankind। ठीक है, so these lines are taken from, जो lines है ना ये ली गई हैं द प्रील्यूड से। सो द डी आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29, हु ओपाइंड टू जज देयर फोर ऑफ शेक्सपियर बाय एरिस्टोटल रूल्स इज लाइक ट्राइंग ए मैन बाई, है ना। ये किसके विचार हैं, कि ये किसी के विचार यहाँ रखे जा रहे हैं जिन्हें आपको रीड करना है। तो एक बार और मैं पढ़ देती हूँ, टू जज देयर फोर ऑफ शेक्सपियर बाय एरिस्टोटल रूल्स इज लाइक ट्राइंग ए मैन बाई द, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी हो रहा था ना, laws of one country who acted under those who of another। so ये जो मतलब ये जो लाइन्स हैं ये अलेक्जेंडर पोप की हैं। सो द राइट आंसर विल बी डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, हु इन हिज वेल नोन ऐसे शेक्सपियर्स फाइनल पीरियड 1903 हैज़ मेड फन ऑफ डोडन for having presented the literary journey of Shakespeare in such childish word in the depth and on the height। ठीक है, तो कौन अपने वेल नोन ऐसे, यानी कि कौन अपने एक ऐसे में शेक्सपियर फाइनल पीरियड में एक
एक्चुअली ये लिटन स्ट्रैचिंग है जिन्होंने अपना वेल नोन ऐसे लिखा शेक्सपियर फाइनल पीरियड 1903 में, जिसमें उन्होंने क्या किया, जो डॉडेन है, प्रोफेसर डॉडेन, उनकी थीसिस का मजाक उड़ाया, जिसमें उन्होंने जो शेक्सपियर के कैरियर के बारे में जो थी, ठीक है, इन्होंने उनकी जो लिटरेरी जर्नी है उसको अपने तरीके से उसमें मतलब एक्सप्लेन किया है, जैसे कि इन द डेप्थ, ऑन द हाइट वगैरह। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31। Who wrote? Shakespeare devotes great care of establishing the political setting in almost all his plays. And his greatest heroes are rulers who exercise capacities which can only be exercised within civil society. To neglect this simply to be blinded by the brilliance of one's own prejudice. ठीक है, so the right answer will be A. एलन ब्लूम। एलन ब्लूम ने ये लिखा है अपनी बुक शेक्सपियर्स पॉलिटिक्स में, एक उनका ऐसे है शेक्सपियर पॉलिटिक्स, जिसमें उन्होंने ये लाइंस को लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 32। Who commented in the words, Shakespeare found many ingenious ways to make it seem that his greatest plays unfolded of themselves like a destiny rather than by technical expert scheming. ठीक है, सो द राइट आंसर विल बी डी, कैनेथ वर्क। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32। Who commented in the words a good metaphor for the action of casual incidental relationships among words and ideas in Shakespeare is Pagina. The right answer will be B, Stephen Booth. Next देखिए क्वेश्चन नंबर 34। The term bardolatry derives from coinage bardolator, combining the word bard and idolatry by refers to the excessive adulation of शेक्सपियर। सो ये लाइन आपको कंप्लीट करने की जो टर्म है बार्डोलेटरी, ये लिया गया है जेबी शॉ के कॉइनेज से, बार्डोलेटर से, यानी जेबी शॉ ने एक वर्ड कॉइन किया बार्डोलेटर, वहाँ से ये टर्म लिया गया बार्डोलेटरी, जिसका मतलब क्या है, एक्सेसिव एडुलेशन ऑफ शेक्सपियर, यानी बार्ड इसमें शेक्सपियर को कहा गया, और शेक्सपियर की जो बहुत ज़्यादा चापलूसी है उसको ये एडुलेशन कहा गया, एडुलेटरी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 35। Who used the phrase still waxed vermouth for the immortal pages of Hamlet? So the right answer will be C, William Shakespeare. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36। बिटवीन 1590 एंड 1593 द थिएटर वर क्लोज्ड ओइंग टू, किसकी वजह से थिएटर बंद हो गए थे इन ईयर्स में, सो डिस्टर्बेंस इज कॉज्ड बाय द एक्टर्स, सो सी विल बी राइट हियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37। इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन अकर, अवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग, सो द वेरी फेमस ऑड है उनकी, इमॉर्टेलिटी ऑड, उससे ये लाइन्स है, और ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती है, सो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38। इन विलियम वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर द सॉलिटरी हाईलैंड लेस इज, हाईलैंड लेस जो विलियम वर्ड्सवर्थ की सॉलिटरी रीपर पोएम है, जिसमें सॉलिटरी हाईलैंड लेस क्या है, तो वो एक लड़की है, लेस का मतलब होता है लड़की। ठीक है, सो एक गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड, सो बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39। वर्ड्सवर्थ द बॉर्डर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, इसकी कैटेगरी क्या है, जो द बॉर्डर है वो आता है उनका वर्स्ट ट्रेजेडी के अंतर्गत, सो द सी विल बी राइट हियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोएम बाय वर्ड्सवर्थ, निम्न में से कौन सी पोएम वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं लिखी गई है, सो लंदन 1802, स्टेज फिट्स ऑफ पैसन, हैव आई नोन, द सॉलिटरी रीपर, ये तीनों की तीनों वर्ड्सवर्थ की हैं, कौन सी नहीं है ये हमें देखनी है, सो लंदन नहीं है। ठीक है, so the D will be right here. Next देखिए क्वेश्चन नंबर 41। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स इज ए लाइन फ्रॉम, सो ये लाइन ली गई है, बहुत फेमस सोनेट है विलियम वर्ड्सवर्थ की, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, सो डी विल बी राइट हियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 42।
फॉर होम डिड विलियम वर्ड्सवर्थ स्पीक इन हिज फेमस लाइन, किसके लिए वो यहाँ किसको यहाँ संबोधित कर रहे हैं, है ना। द सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ड अपार्ट, जिसकी जो आत्मा है वो एक स्टार की तरह जो कहीं दूर रहती है, यानी कि जो हमसे अब दूर चला गया है। सो द राइट आंसर विल बी सी। जॉन मिल्टन को वो इसमें लाइन में तारीफ कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 43, who said in 1734 मिस्टर मिल्टन इज एस्टीम्ड द पेरेंट एंड ऑथर ऑफ ब्लैंक वर्स, ठीक है, एमंग अस। सो ये जो कमेंट है वो है इसाक वाट्स का। सो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44, सैमसन एगोनिस्ट ड्रोज ऑन द स्टोरी ऑफ सैमसन फ्रॉम द, यानी सैमसन एगोनिस्ट की जो स्टोरी है वो ली गई है न्यू टेस्टामेंट से या ओल्ड टेस्टामेंट से, तो राइट आंसर विल बी बी, ओल्ड टेस्टामेंट से स्टोरी उठाई गई है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 45, माइकल ले posits that the drama is a work of violence to its very core. It extols violence, indeed it exalts in violence, which of Milton work he is talking about, कौन से वर्क की बात कर रहे हैं वो। सो द राइट आंसर विल बी ए, सैमसन एगोनिस्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 46, सैमसन, मैनुआ, डालिया, हरप्पा आर द करेक्टर्स इन मिल्टन्स, ये जो करेक्टर्स हैं ये मिल्टन के कौन से वर्क में आपको अपियर होते हैं, देखने को मिलते हैं। सो सैमसन एगोनिस्ट, ए विल बी राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47, मिल्टन डिस्क्राइब सैमसन एज बीइंग eyeless in Gaza, is phrase that has become the most quoted line of Agonistes, which novelist used it, eyeless in Gaza, है ना, it as the title for his 1936 नोवेल eyeless in Gaza, ठीक है। तो ये जो सैमसन एगोनिस्ट है वहाँ से ये जो लाइन है eyeless in Gaza, ये लाइन किस ऑथर ने अपने नोवेल के टाइटल बनाया है उसको। सो द एल्डस हक्सली ने इसे अपने नोवेल का टाइटल बना लिया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 48, द ड्रामा स्टार्ट 48 है ना, द ड्रामा स्टार्ट इन मीडिया रेस, Samson has been captured by the Philistines, had his hair the container of his strength cut off and his eyes cut out. Samson is blind, blind among enemies or rose than chance. These lines refer to Milton. ये lines जो हैं कौन से प्ले को रेफर करती हैं मिल्टन के। सो सैमसन एगोनिस्ट, ठीक है। मीडिया रेस का मतलब है कि ये नाटक जो है शुरू होता है बीच से, कहानी जो स्टार्ट होती है नाटक के बीच से, जहाँ सैमसन को दिखाया जाता है कि फिलिस्तीन्स ने उसे बंदी बना लिया, उसके बाल काट दिए और उसकी जो शक्ति उसके बालों में थी और उसके इसलिए बाल काट दिए जाते हैं, उसकी आंखें निकाल ली जाती हैं, ये सब कुछ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 49, हु इज़ हैरोल्ड क्लीवर, हैरोल्ड क्लीवर कौन है इन गाल्स वर्दीज जस्टिस। सो ये गवर्नमेंट काउंसिल है। सो द राइट आंसर विल बी बी, गवर्नमेंट काउंसिल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50, विच इज़ नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ गाल्सवर्दीज प्रॉब्लम प्लेज, निम्न में से कौन सी गाल्सवर्दी के प्लेज की विशेषता नहीं है। सो नो एसाइड और सोलिलोकीज, इनमें कोई भी एसाइड और सोलिलोकी हमें नहीं मिलती है। सो ये आपका आंसर ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 51, द रियल विलेन इन गाल्सवर्दी प्लेज आर, गाल्सवर्दी के प्लेज में हमें जो रियल विलेन देखने को मिलता है वो क्या है, सोशल इवल्स, इन समाज में व्याप्त बुराइयाँ, यही उनके प्लेज का मेन विलेन होता है, ठीक है। सो द राइट आंसर विल बी ए सी, सोशल इवल्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 52, an amusing mistake somebody makes when they use a word that sounds similar to word they mean to use but has a completely different meaning. So the right answer will be A, malapropism. Next देखिए क्वेश्चन नंबर 53, अ वर्ड दैट इज प्रोनाउंस द सेम एज अनदर वर्ड, ठीक है, एक वर्ड प्रोनाउंस होता है बिल्कुल वैसे ही जैसे दूसरा, बट दैट हैज़ ए डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग, लेकिन मीनिंग में और स्पेलिंग में वो डिफ़र होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए डियर एंड डियर, तो ये डियर है और ये डियर है, इसका मतलब होता है हिरन और इसका मतलब होता है कोई प्यारा इंसान, ठीक है। तो इसको हम होमोफोन्स कहते हैं, ठीक है, जिनकी साउंड और वो एक होती है जबकि अर्थ अलग होता है। सो द राइट आंसर विल बी ए, होमोफोन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर देखिए 54. ह्यूमरस इन medieval science and medicine were thought to determine a person's physical and mental qualities by the relative proportion in which they were present. These four chief fluids of the body are, जिसमें से जो मुख्य फ्लूइड हैं बॉडी के वो है फ्लड, फैल्जम, कॉलर एंड फोर्थ कौन सा है? मेलंकली. सो द राइट आंसर विल बी ए, मेलंकली. देखिए क्वेश्चन नंबर 55. द टर्म यूक्रेसिया रेफर्स टू. ये जो टर्म है यूक्रेसिया ये किसको रेफर करता है? नॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थ की नॉर्मल स्टेट को. सो द राइट आंसर विल बी ए. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 56. अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एंड इज अपोज टू एक्सेप्टेड आइडियाज, ट्रेडिशंस, इंस्टीट्यूशंस ईटीसी. यानी एक व्यक्ति मतलब जो ट्रेडिशंस हैं उनका विरोध करता है, उन्हें नहीं मानता, एक्सेप्ट नहीं करता, जो है ना, तो उसको कहते हैं आइकोनोक्लास्ट यानी मूर्ति भंजक. और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 57. अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन वर्स और प्रोज ऑफ ए पिक्चर्स क्यू सीन और इंसिडेंट स्पेशली इन रस्टिक पेस्टरल लाइफ आइडल. सो द राइट आंसर विल बी ए. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 58. हु वॉज द फर्स्ट क्रिएटर ऑफ आइडल्स इन ग्रीस. ठीक है, ग्रीस में फर्स्ट क्रिएटर कौन था आइडल्स का? सो थियोक्राइटस. सो द राइट आंसर विल बी सी. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 59. दिस वॉज एन अर्ली 20th सेंचुरी एंग्लो अमेरिकन मूवमेंट. ये एक 20th सेंचुरी एंग्लो अमेरिकन मूवमेंट था. इट रोज एज ए रिएक्शन. ये एक इसकी जो शुरुआत हुई थी किसके अगेंस्ट हुई थी? रोमांटिसिज्म एंड विक्टोरियन सेंटिमेंटलिटी इन पोइट्री. इट एम्फेसाइज्ड सिंपलिसिटी, क्लैरिटी ऑफ expression and precision through the use of exacting visual images. The movement was so the imagism. So C आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 60. the making of a remark or remarks that suggest something sexual or something unpleasant but do not refer to it directly. So the right answer will be C in band 2. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 61. रोमन क्लेफ रेफर्स टू. सो ए नोवेल विद अ की. सो द राइट आंसर विल बी ए. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 62. हु रेफ्यूजेस टू मैरी इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले मच एडो अबाउट नथिंग. यानी मच एडो अबाउट नथिंग, अ प्ले बाई गार्ल्स विलियम शेक्सपियर. इसकी बिगिनिंग में कौन शादी के लिए मना करता है? सो बेनेडिक्ट एंड बिट्राइस. बिकॉज ये दोनों लड़ते रहते हैं, आपस में इनकी बनती नहीं है, सो ये पहले मना करते हैं लेकिन लास्ट में वही जो होता है प्यार हो जाता है और शादी भी होती है. सो सी आपका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 63. वेयर एंड व्हेन डज द प्ले मच एडो अबाउट नथिंग टेक प्लेस. कहाँ पर इसकी जो सेटिंग है वो कहाँ रखी गई है? सो सिसिली 16th सेंचुरी. ठीक है, सिसिली जो कि इटली का शहर है, सिसिली मैसीना, 16th सेंचुरी में इस प्ले की जो है सेटिंग रखी है. एंड नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 64. हाउ डज क्लोडियो इन मच एडो अबाउट नथिंग वो हीरो. कैसे उसका दिल जीतता है क्लोडियो, ठीक है, हीरो का. ही डज नॉट, डॉन पैड्रो डज. यानी वो नहीं करता जो डॉन पैड्रो करता है. सो द राइट आंसर विल बी ए. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 65. एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले मच एडो अबाउट नथिंग व्हाट इज विट्राइज रिलेशनशिप टू बेनेडिक्ट. बिगनिंग में इस प्ले की बिगनिंग में बिट्राइस की रिलेशनशिप क्या रहती है बेनेडिक्ट के साथ? तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती प्ले की स्टार्टिंग में. सो ये लोग कौन है? एनिमी हो गए, बी हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 66. हु इज लियोनार्डो इन मच एडो अबाउट नथिंग. लियोनार्डो कौन है? सो ये कौन है? ये हीरोज फादर, हीरो के फादर हैं लियोनार्डो, और मैसीना के ये. देखिए क्वेश्चन नंबर 67. व्हाट डज डॉन जॉन वांट इन मच एडो अबाउट नथिंग. डॉन जॉन क्या चाहता है मच एडो अबाउट नथिंग में? वो कुछ नहीं चाहता, वो केवल और केवल क्लोडियो को बर्बाद करना चाहता है. उसे उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. सो सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा. और क्वेश्चन नंबर देखिए 68. हु कैरीज आउट डॉन जॉन्स प्लान. डॉन जॉन का जो प्लानिंग थी क्लोडियो के अगेंस्ट एंड हीरो के अगेंस्ट, उसको कौन कैरीज आउट करता है? सो बोरिशियो एंड मार्गेरिट. सो द राइट आंसर विल बी डी. एंड नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 69.
वॉट रीज़न डज डॉन जॉन गिव फॉर हिज सलननेस, क्या रीज़न बताता है वो अपनी सलननेस का, मतलब जो उसका नेचर है, सो वो कहता है कि इट इज़ इन हिज नेचर, यानी कि वो ऐसा ही है, यानी कि जो कुछ वो कर रहा था ये सारी चीज़ें उसने की, इस नाटक का ये विलेन है एक्चुअली, तो वो बाद में बताता है कि ये मेरा नेचर है, उसे ये सब करने में बड़ा मज़ा आता है, मतलब लोगों को परेशान करना, लोगों की शादियाँ तोड़वाना, सो द बी राइट हियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 70, हु इज सैड टू बी एन आस इन मच एडो अबाउट नथिंग, ठीक है, आस किसको बोला जाता है मच एडो अबाउट नथिंग में, सो ये बोला जाता है डॉग बैरी को, सो द राइट आंसर विल बी ए, डॉग बैरी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 71, बिट्राइस डज नॉट लव हर हस्बैंड, माइकल स्टैंगवे ए curate in place, sea and desert. A doctor in Darfur had been sweetheart before her marriage to Stangway. Even after her marriage, she deserts her husband and goes to her lover. अपने लवर के साथ चली जाती है अपने हस्बैंड को छोड़कर। तो ये वो भी ट्राइस नहीं है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, ये प्ले है गाल्सवर्दी का जिसमें ये करेक्टर है, सो ये बिट ऑफ लव, सो द राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये बिट ऑफ लव। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 72, who blames the audience of Shakespeare plays, whom he point out were not learned but ignorant men like carpenters and cobblers. So Thomas Rammer. So the right answer will be C. Next देखिए क्वेश्चन नंबर 73, इन विच सेंटेंस एज इज यूज एज एडवर्ब्स, एज जो है कौन से सेंटेंस में एडवर्ब की तरह यूज़ किया गया है, सो द राइट आंसर विल बी ए, वी वॉक्ड, है ना, यहाँ जो वॉक्ड है इसको ये मॉडिफाई कर रहा है, एज फास्ट वी कुड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 74, विच टू करेक्टर्स राइट लव सोनेट इन मच एडो अबाउट नथिंग, यानी कि टू करेक्टर्स हैं, ऐसे दो किरदार हैं इस प्ले के अंदर जो लव सोनेट लिखते हैं, वो कौन कौन है, तो वो हैं बिट्राइस एंड बेनेडिक्ट, सो द राइट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 75, टू होम डज डॉन पैड्रो प्रपोज मैरिज इन मच एडो अबाउट नथिंग, किसको प्रपोज करता है, सो बिट्राइस को, सी आपका सही हो जाएगा, स्टार्टिंग में करता है, ठीक है, क्योंकि शादी उसकी नहीं होती किसी से भी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 76, इन द बायोक्रिटिकल स्टडी ऑफ वर्ड्सवर्थ, एमिली लेगोइस राइट it is the work of a Godwinian who, having at first seen only the grandeur of his master system, is horror struck when he suddenly perceives its consequence. Which work has been referred in the above lines, कौन सा वर्क रेफर किया गया ऊपर जो लाइन्स हैं उनमें, सो द बॉर्डर्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 77, देखिए 7 है ना, 77, व्हाट प्रोजेक्ट इज हेनरी लुकिंग फॉरवर्ड टू एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले हेनरी फोर्थ पार्ट 1, कौन सा मतलब प्रोजेक्ट वो देख रहा था, सो ज्वाइनिंग द क्रशविदे, ठीक है, बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट डू वेल्स वुमेन ट्रेडिशनली डू विद एन एनिमी क्रॉप्स ऑन द बैटल फील्ड इन हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में जो वेल्स की वुमेन है वो पारंपरिक रूप से एनिमीज़ की जो क्रॉप्स थी, जो लाशें उनके साथ क्या करती थी युद्ध भूमि में, सो म्यूटिलेट दैम, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 79, who remarked about Milton's Paradise Regained, had this poem been written not by Milton but by some imitator, it would have claimed and received universal praise. So the right answer will be A, Dr. Johnson. Next देखिए क्वेश्चन नंबर 80, in which sentence the word before is used as adverb, कौन से सेंटेंस में जो बिफोर वर्ड है ना उसे एक एडवर्ब के रूप में यूज़ किया गया है, सो द राइट आंसर विल बी ए, आई हैव सीन यू बिफोर, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम है यहाँ पर ये, तो इसी में से यूज़ किया गया है। और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 81, इन विच सेंटेंस द वर्ड बैटर इज यूज्ड एज ए वर्ब, कौन से सेंटेंस में जो बैटर है उसे एज ए वर्ब यूज़ किया गया है, सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, द बॉक्सेज विद विच ही प्रोवाइडेड बैटर द सैम्पल, ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 82,
फिल इन द ब्लैंक्स विद एन अप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी, आपको ऑक्सिलरी वर्ब भरनी है यहाँ. ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट यू रिटर्न सून यू मे कैन गो आउट. यहाँ पर मे या कैन में से कोई भी आ सकता है. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 83. अ ब्रिज वॉज बिल्ट in order that the dangerous ferry might be avoided. So the right option will be D. Next देखिए क्वेश्चन नंबर 84. He begs from door to door that he may can keep body and soul together. So the right answer will be A. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 85. ही वॉज सो टायर्ड, वो इतना थका हुआ था, दैट ही कुड स्कार्सली स्टैंड. सो द राइट आंसर विल बी बी. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 86. डॉक्टर अम्बेडकर वेंट टू इंग्लैंड इन ऑर्डर दैट ही माइट बिकम ए बैरिस्टर. सो द राइट ऑप्शन विल बी डी यहाँ हो जाएगा. ठीक है, मैं इसे जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ कि जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है. 125 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हो तो वो 200 से भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसे अपलोड करना इतना मुश्किल हो जाता है वीडियो को, इसके लिए. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 87. फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस. यहाँ पर आपको अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस लगाने हैं. सो ही सप्लाइज द पुअर डैश क्लॉथिंग. सो विथ क्लॉथिंग हो जाएगा यहाँ पर. ठीक है, सो द राइट ऑप्शन विल बी सी. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 88. हिज फ्रेंड डिसएग्रीड डैश हिम. तो उसके जो फ्रेंड्स थे वो डिसएग्रीड थे उससे, तो विद आ जाएगा यहाँ पर, है ना. सो सी विल बी राइट हियर, सी आ जाएगा. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 89. ही एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट. So the correct option will be B. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 90. करेक्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 90. ही एब्सटेंस फ्रॉम लिक्कर, वो लिक्कर से दूर रहता है. सो ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 91. ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ मैनस्लॉटर. सो राइट ऑप्शन विल बी बी. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 92. ही इज़ इनकैपेबल ऑफ डूइंग गुड वर्क. सो बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 93. ही इज़ मैरिड टू माई कजिन. सो बिल राइट विल बी 2. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 94. ही इज़ सेंसिबल ऑफ योर काइंडनेस. सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, ऑफ आ जाएगा यहाँ पर. एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95. ही इज़ टू हिज किंग, है ना. तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे टू प्रीपोजिशन आएगा. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 96 से 100. यहाँ पर आपको क्या करना है, करेक्ट फॉर्म करनी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, और जो यहाँ पर कॉमन नाउन दिए गए हैं, कॉमन नाउन से आपको उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ट्रांसफ़र करना है. ठीक है, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 96. ब्रदर का जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ब्रदर एक कॉमन नाउन है. ठीक है, तो इसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो ब्रदरहुड हो जाएगा, है ना. तो ऑप्शन आपका बी यहाँ हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 97. चाइल्ड का जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो हो जाएगा चाइल्डहुड. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 98. डिक्टेटर का क्या होगा, डिक्टेटरशिप. ए विल बी राइट हियर. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 99. फ्रेंड की जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है वो होती है फ्रेंडशिप, मित्रता. नेक्स्ट है 100. क्वेश्चन नंबर 100 देखिए हीरो का हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन हीरोइज्म. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 101. आइडेंटिफाई द करेक्ट जीरंड फॉर्म to rewrite the sentence. If a person cheat at business, he will never get anywhere as business thrives only on honesty. यहाँ आपको करेक्ट जीरंड फॉर्म लगाना है, तो ए विल बी राइट ऑप्शन, बाई चीटिंग. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 102. कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट इन्फिनेटिव. आपको यहाँ करेक्ट इन्फिनेटिव भरना है, तो यहाँ पे करेक्ट इन्फिनेटिव हो जाएगा टू रीच देयर इज डिफिकल्ट. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 103. वी आर गोइंग टू इंग्लैंड. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी A2.
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 104, आई बॉट हिज पेन 4 आएगा यहाँ पर, है ना, तो बी विल बी करेक्ट। एंड नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 105, आई बियर नो मैलिस, है ना, डैश एनीबॉडी, तो मैं किसी के अगेंस्ट मतलब बुराई नहीं सुनता, तो अगेंस्ट हो जाएगा यहाँ पे, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 106, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट डैश राम एंड सुरेश, तो यहाँ पर जो मिठाई है वो राम एंड सुरेश में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो बिटवीन आ जाएगा। जब दो लोगों के बीच में कोई चीज़ बांटते तो बिटवीन, और दो से ज़्यादा के लिए एमंग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 107, मैनेज टू escape several times but was finally nabbed by the police, so D will be right option। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्पेलिंग, इनमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, सो सी विल बी राइट ऑप्शन, इन रिकन्सिलेबल। एंड देखिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 109, फाइंड आउट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ भी आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है, सो ए विल बी राइट ऑप्शन हेयर, मॉन्स्ट्रस, MONSTROUS, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 110, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ भी आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी इफिशिएंट, ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 111 से 112, फाइंड आउट द करेक्ट मैच ऑफ सिनोनियम्स, यहाँ सिनोनियम का आपको करेक्ट मैच देखना है। देखिए एबिलिटी इनएबिलिटी, तो ये एंटोनी मतलब अपोजिट वर्ड है, एक्टिव इनएक्टिव, एक्यूरेट इनएक्यूरेट, तो यहाँ पे जो करेक्ट मैच है सिनोनिम का वो हो जाएगा डी, ई मैन वन फार्मर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 112, बैलीग्रेंट पीसफुल, यानी बैलीग्रेंट होता है झगड़ालू, पीसफुल होता है शांति प्रिय। नेक्स्ट देखिए बेनाइन कैसा होता है, अच्छा इंसान होता है, और मैलिग्नेंट होता है बुराई से भरा हुआ, ब्लीक माने एकदम अंधकारमय, और ब्राइट होता है चमकीला, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है सिनोनिम का हो जाएगा योक एंड कपल, डी इज राइट हियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 113, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में बदलना है, डू यू राइट ए गुड हैंड, ही सैड, तो ही आस्क्ड वेदर आई रोट ए गुड हैंड, सो डी विल बी राइट ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 114, चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, ही सेड टू मी यू आर लकी एंड आई एम अनलकी, सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, ही टोल्ड मी दैट आई वॉज लकी एंड ही वॉज अनलकी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 115, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। माई वाइफ, क्वेश्चन नंबर 115, माई वाइफ वॉज वर्किंग ऑन द टेरेस ऑल द इवनिंग yesterday, सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट देखिए पास कंटिन्यूस का हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 116 है ना, यहाँ पर फाइंड द इनकरेक्ट वन वर्ड फॉर द एक्सप्लेनेशन, आपको इनकरेक्ट वन वर्ड यहाँ देखना है। सो स्टोरीज ऑफ ओल्ड टाइम गॉड्स एंड हीरोज, लीजेंड, स्टोरी दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड इनक्रेडिबल, है ना, स्टडी ऑफ एंशियंट साइंस, आर्कियोलॉजी, एंड स्टडी ऑफ वर्ड्स ऑरिनथोलॉजिस्ट, तो ये आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि इनकरेक्ट ये वाला है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 117, स्टडी ऑफ स्टैटिक्स ऑफ बर्थ, डेथ एंड डिसीज, सो डेमोग्राफी। नेक्स्ट देखिए स्टडी ऑफ ओशंस एंड देयर फेनोमेना, सो ओशियोनोग्राफी, सडन रश ऑफ विंड, तो जो राइट ऑप्शन विल बी सी, सडन रस्ट और विंड गस्ट होता है, नॉट नॉट रस्ट, है ना, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी, हमें इनकरेक्ट देखना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 118, स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी, एनाटॉमी, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी, साइकोनॉजी, स्टडी ऑफ मैनकाइंड, एंथ्रोपोलॉजी, द साइंस ऑफ द लॉज ऑफ द माइंड, नोमोलॉजी, सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 119, क्वेश्चन नंबर 119, स्पीच बाय एन एक्टर एट द एंड ऑफ द प्ले एपीलॉग, स्पीच विदाउट प्रिपरेशन एक्स टेम्पो, स्टेज बिटवीन बॉयहुड एंड यूथ, रेडोलेंसिस, वो एडोलेंस होता है ना, यहाँ रेडोल, ये स्पेलिंग एरर यहाँ है, सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 120, शॉर्ट रिमेनिंग एंड ऑफ सिगरेट, यानी सिगरेट की जो
लास्ट में जो रह जाता है ना, लास्ट का हिस्सा, उसको स्टेप कहते हैं। शॉर्ट वॉक फॉर प्लीजर और एक्सरसाइज स्टॉल कहते हैं। और स्लो विटेड पर्सन यानी कि जो कम, जिसमें बुद्धि कैसी होती है, स्लो विट होता है, उसे डफर बोलते हैं। सॉन्ग संग एट बैरेल, सो अब ये आपका रॉन्ग है। सो द राइट ऑप्शन विल बी टी। आपको इनकरेक्ट बताना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 121 से 122, फाइंड द फॉरेन एक्सप्रेशन विद इनकरेक्ट मीनिंग। तो जो इसमें इनकरेक्ट है वो आपको बताना है। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, एव ऑरिजिन, है ना, फ्रॉम द टॉप, ये आपका इनकरेक्ट है, बाकी सभी सही हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 122, यहाँ पर जो आपका इनकरेक्ट है वो बी वाला हो जाएगा, दी प्रोफेंडिस, है ना, बाकी जो है बाकी सब सही हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 123, फाइनाइट वर्ब आर ऑल्सो नोन एज, फाइनाइट वर्ब को और किस नाम से जाना जाता है, मेन वर्ब्स, फुल वर्ब्स, ऑर्डिनरी वर्ब्स, सो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आपका। सो द राइट आंसर विल बी टी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 124, नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म्स डू नॉट शो टेंस, पर्सन, नंबर, ऑल ऑफ दी, सो द राइट आंसर विल बी डी। ठीक है, जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, टेंस, पर्सन, नंबर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 125, a dash is a verbal adjective is partakes the nature both of a verb and of an adjective। सो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, पार्टिसिपल। ए पार्टिसिपल इज ए वर्बल एडजेक्टिव। ठीक है, जो पार्टिसिपल होता है ये हमारा वर्बल एडजेक्टिव होता है, जिसमें कि दोनों के गुण होते हैं, एक वर्ब के भी और एक एडजेक्टिव की भी, है ना, तो ये वर्बल एडजेक्टिव होता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। सो गाइस ये थे हमारे 125 क्वेश्चन। Please like my video and don't forget to share and subscribe my channel and make sure you press the bell icon. Thanks for watching.